स्टार्ट विथ फोटो रेस्पिरेशन और C2 साइकिल। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक प्लांट है जो बहुत ही ज्यादा दुखी है और वो बोल रहा है कि वेस्ट ऑफ एटीपी एंड NADPH। तो क्यों एटीपी और NADPH का वेस्ट हो रहा है, ये बात हम लोग डिस्कस करेंगे ये वाले लेक्चर के थ्रू। अब इसको हम लोग बोल रहे हैं कि इट इज अ वेस्टफुल प्रोसेस एज प्लांट रिलीजेस फिक्स CO2 विथ एक्सपेंडिंग एटीपी एंड NADPH। जैसे कि डार्क रिएक्शन में आप लोगों को पता है, डार्क रिएक्शन में क्या होता है कि डार्क रिएक्शन में CO2 को फिक्स किया जाता है थ्रू रूबिस्को। C3 प्लांट CO2 को फिक्स करता है और वो क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। लेकिन ये भी बात हम बताए थे कि रूबिस्को के पास डुअल प्रॉपर्टी है, वो किसी टाइम में कार्बोक्सिलेज जैसा काम करता है और किसी टाइम में ऑक्सीजनेज जैसा काम करता है। रूबिस्को के पास दोनों ही प्रॉपर्टी है। जब वो कार्बोक्सिलेज जैसा काम करता है तब वो बाइंड करता है CO2 के साथ, और जब वो ऑक्सीजनेज जैसा काम करता है तब वो बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ। अब जो चीज है कि जब रूबिस्को अपना ऑक्सीजनेज प्रॉपर्टी शो करता है तब वो क्या करता है, वो फिक्स कर देता है ऑक्सीजन को इंस्टेड ऑफ CO2, और ऑक्सीजन को फिक्स करके वो क्या रिलीज करता है, रिलीज करता है CO2। तो ये एक ऐसा प्रोसेस हो गया कि जो C3 साइकिल में जो काम किया जा रहा है, CO2 को फिक्स किया जा रहा है, ग्लूकोज बनाया जा रहा है, लेकिन ये वाले C2 साइकिल में और फोटो रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है कि CO2 को फिक्स ना करके उसी को ही एनवायरनमेंट में क्या किया जा रहा है, रिलीज किया जा रहा है। तो बेसिकली ये C2 साइकिल चलता कौन सा प्लांट में, C3 प्लांट में ही चलेगा, क्योंकि C3 प्लांट ही एक ऐसा प्लांट है जिसके पास ये वाला एंजाइम रहेगा। अब रूबिस्को एंजाइम जिस के पास रहेगा वही ना ये डुअल प्रॉपर्टी शो कर पाएगा। तो C2 साइकिल एज वेल एज C3 साइकिल, दोनों ही साइकिल, दैट इज C2 साइकिल एंड C3 साइकिल, ये दोनों ही साइकिल एक ही प्लांट के अंदर चलता है जो कि है C3 प्लांट। तो ये वाला साइकिल में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे रूबिस्को ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और कैसे वो CO2 को रिलीज करता है। ठीक है, तो ये जो रूबिस्को का जो प्रॉपर्टी है कि एक बार CO2 के साथ बाइंड कर जाता है, एक बार ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है, और ये भी बात हम बताए थे कि रूबिस्को के साथ CO2 का एफिनिटी ज्यादा होता है रेदर देन ऑक्सीजन। तो वो अगर ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहा है, मतलब ऐसा कुछ कंडीशन आ गया है कि वो ऑक्सीजन के साथ ही बाइंड करना पड़ेगा। तो क्या क्या कंडीशन है, कंडीशन ये आता है कि हाई टेम्परेचर जब होता है, जब हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होता है कि प्लांट के लीफ के ऊपर आके फॉल होता है, तब प्लांट क्या करता है, प्लांट अपना जो स्टोमाटा को बेसिकली क्या कर लेता है, स्टोमाटा को क्लोज कर लेता है, क्योंकि प्लांट किसको अवॉइड करना चाहता है, ट्रांसपीरेशन को अवॉइड करना चाहते हैं, लॉस ऑफ वाटर को अवॉइड करना चाहते हैं। अब स्टोमाटा अगर बंद हो गया तो क्या हो जाएगा, गैसियस एक्सचेंज भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ना तो CO2 अंदर आ पाएगा, ना तो फोटोसिंथेसिस के टाइम में जो ऑक्सीजन बन रहा है वो बाहर जा पाएगा। तो एक टाइम में क्या हो जाता है, CO2 नहीं आ रहा है, इसीलिए CO2 का कंसेंट्रेशन हो जाता है कम, और O2 बाहर नहीं जा पा रहा है तो वो उसका कंसेंट्रेशन क्या हो जाता है, ज्यादा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, रूबिस्को को अब क्या मिलेगा, ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा, तो वो क्या होगा, वो बाइंड कर लेगा ऑक्सीजन के साथ, ना तो CO2 के साथ। आई गेस ये वाला स्लाइड आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट एक बात पूछा जाता है कि फोटो रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन क्या सेम थिंग है, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन के साथ भी रेस्पिरेशन जुड़ा हुआ है और सेलुलर रेस्पिरेशन के साथ भी जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों क्या सेम चीज है, तो इसका आंसर है नो। फोटो रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन सेम नहीं है। रेस्पिरेशन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन में भी CO2 रिलीज होता है और फोटो रेस्पिरेशन में भी क्या होता है, CO2 ही रिलीज होता है, तो इसीलिए दोनों को ही रेस्पिरेशन बोला जाता है। लेकिन एक बात यहाँ पे हम लोग बोलना चाहेंगे कि सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है इसमें CO2 तो बनता है, लेकिन CO2 कहाँ से बनता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन से बनता है। लेकिन इन केस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन हम लोग फर्दर देखेंगे कि जो CO2 बनता है, जो CO2 लिबरेट आउट होता है, वो ग्लूकोज से नहीं बनता है, वो ग्लूकोज से नहीं बनता है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन का लोकेशन क्या होता है, साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। फोटो रेस्पिरेशन का जो लोकेशन होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट
पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब क्या है कि सेलुलर रेस्पिरेशन, जैसे कि हम लोग भी रेस्पायर कर सकते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस चलता है हम लोग के अंदर भी, तो हम लोग थ्रू आउट द डे नाइट ऑल टाइम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते रहते हैं। लेकिन ये जो फोटो रेस्पिरेशन है, एज द नेम सजेस्ट, फोटो, फोटो मीन्स ये वाला रेस्पिरेशन प्रोसेस और ये वाला CO2 लिबरेशन प्रोसेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ही होगा, ओनली ऑकर्स ड्यूरिंग द डे टाइम। नेक्स्ट क्या बोला गया है कि सेलुलर रेस्पिरेशन इज एडवांटेजियस प्रोसेस। हाँ, ऑब्वियसली सेलुलर रेस्पिरेशन से क्या बनता है, एनर्जी बनता है, और वही एनर्जी हम लोगों को फर्दर कोई भी वर्क करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन, जो कि एक वेस्टफुल प्रोसेस माना जाता है। वेस्टफुल प्रोसेस क्यों बोला जाता है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो चीज है कि ऑकर्स इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दोनों ही ऑर्गेनिज्म में होता है, लेकिन फोटो रेस्पिरेशन किस में होगा, सिर्फ और सिर्फ प्लांट में ही होगा। अब सेलुलर रेस्पिरेशन में किसको ब्रेक डाउन किया जाता है, दैट इज ग्लूकोज को, और फोटो रेस्पिरेशन में जो सबस्ट्रेट होता है दैट इज ग्लाइकोलेट। ये वाला चीज और भी अच्छे से समझ में आएगा फर्दर लेसन में। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई इट इज कॉल्ड C2 साइकिल, क्यों फोटो रेस्पिरेशन को C2 साइकिल बोला जाता है। इसको समझने से पहले आपको ये रिकॉल करना पड़ेगा, जब हम लोग C3 साइकिल पढ़ रहे थे, वहां पे C3 साइकिल क्यों बोला जा रहा है कि फर्स्ट जो स्टेबल प्रोडक्ट था वो था PGA, और PGA क्या था, PGA था एक 3 कार्बन कंपाउंड, इसीलिए उसको हम लोग C3 साइकिल बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो क्या है, फॉस्फोग्लाइकोलेट है, और फॉस्फोग्लाइकोलेट एक 2 कार्बन कंपाउंड है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, C2 साइकिल बोलेंगे। नेक्स्ट जो चीज है कि कहाँ पे C2 साइकिल होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बेसिकली होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, पेरोक्सिसोम के अंदर एंड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, अब हम लोग स्टडी करेंगे C2 साइकिल। यहाँ पे थोड़ा डिटेल्ड C2 साइकिल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये साइकिल डिस्कस करने से पहले एक चीज हम लोग को जानना पड़ेगा कि इन केस ऑफ C3 साइकिल जब रन हो रहा था, तब एक बार C3 साइकिल रन होने के टाइम में 2 PGA बना रहा था, और यही 2 PGA अल्टीमेटली जाके क्या बना रहा था, दैट इज ग्लूकोज। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए एक बारी में 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA मॉलिक्यूल का जरूरत होता है। ये हम लोग C3 साइकिल से देखे थे। लेकिन अभी हम लोग देखेंगे C2 साइकिल, और पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि C2 साइकिल कहाँ रन होता है। C2 साइकिल बेसिकली रन होता है इन बिटवीन क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ पे RUBP किसको एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पे RUBP एक्सेप्ट कर लेगा ऑक्सीजन को। ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ दैट एंजाइम रुबिस्को अपना ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करेगा, और पहले जो चीज बनाएगा दैट इज फॉस्फोग्लाइकोलेट, जो कि 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, और उसके साथ बनाएगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ PGA। तो पहले ही हम बताए कि अगर ग्लूकोज बनाना है तो एक ही बारी में 1 PGA से नहीं काम चलेगा, कितना चाहिए, दैट इज 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि 1 मॉलिक्यूल PGA बन रहा है। तो C2 साइकिल में प्लांट यही सोचता है कि कैसे फॉस्फोग्लाइकोलेट को फिर से PGA में कन्वर्ट किया जाए। अगर फिर से और 1 मॉलिक्यूल PGA बन जाएगा तो अल्टीमेटली 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA हुआ, और जो फर्दर क्या करेगा, C3 साइकिल रन करा के ग्लूकोज बना देगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि फॉस्फोग्लाइकोलेट अपना एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को छोड़ के किसमें कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज ग्लाइकोलेट में। अब ये वाला ग्लाइकोलेट एंटर करता है विद इन द पेरोक्सिसोम, और पेरोक्सिसोम में ये ऑक्सीडाइज्ड होता है और ग्लाइऑक्सालेट और H2O2 बनाता है। ग्लाइऑक्सालेट इसके बाद जाके बनाता है ग्लाइसिन, जो कि एक एमिनो एसिड है। फर्दर ये ग्लाइसिन एंटर कर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और इसी टाइम में ग्लाइसिन क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कन्वर्ट होता है सेरीन में, और एक एमिनो एसिड है। और ये जो ग्लाइसिन टू सेरीन जो कन्वर्सन होता है, इसी में क्या होता है कि एक एमोनिया मॉलिक्यूल और CO2 का लिबरेशन हो जाता है। तो जो बात हम तब से बोल रहे हैं कि C2 साइकिल में CO2 का लिबरेशन होता है, वो एक्चुअली होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि CO2 कौन सा ऑर्गेनली में लिबरेट होता है, तो यहाँ पे लिबरेट होता है। अब ये वाला जो सेरीन है ये एंटर कर जाता है पेरोक्सिसोम के अंदर। सेरीन फर्दर कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोक्सी पाइरुवेट में। हाइड्रोक्सी पाइरुवेट क्या करता है कि NADH मॉलिक्यूल से एक NADH मॉलिक्यूल को यूज करके ग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है।
और यही ग्लिसरेट अल्टीमेटली एंटर कर जाता है फिर से क्लोरोप्लास्ट के अंदर और एक मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी का खर्चा करा के क्या बनाता है, दैट इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। जो ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड यहाँ पे बनता है, तो अभी इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड प्रेजेंट है, एक ये और एक ये। तो अब ये दो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया। जैसे ही दो पीजीए बन गया, अब ये दोनों मिला के क्या साइकिल, कौन सा साइकिल रन कराएगा, दैट इज द C3 साइकिल रन कराएगा। साइकिल, तो यहाँ से जो मेन क्वेश्चन आने वाला जो पॉइंट है कि वन मॉलिक्यूल ऑफ पीजीए इज नॉट कैपेबल टू मेक ग्लूकोज। तो इसीलिए ना ये जो C2 साइकिल चलता है कि दो मॉलिक्यूल ऑफ पीजीए बने। तो इन फोटो रेस्पिरेशन फॉस्फोग्लाइकोलेट रन अ साइकिल इन बिटवीन क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया टू फॉर्म पीजीए। In this reaction, CO2 is released and consumption of assimilatory power takes place. यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे assimilatory power का consumption चल रहा है और CO2 रिलीज हो रहा है in the mitochondria. तो I hope ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच।